वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाज़ों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाज़ों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। मैडम स्पीकर, इससे पहले जब भी भारत मिलिट्री एफर्ट के माध्यम से अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमेटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे। कई सारे उदाहरण इतिहास में हैं। 1948 में, जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak-occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak-occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने TRF को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है। मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में। हम कोलंबिया में थे। कोलंबिया had given a statement in support of Pakistan.
After our intervention, Colombia withdrew its statement and gave a statement in favor of India. Every country in the world which matters has stood with India. This is the diplomatic strength that has been gained. Madam Speaker, मुझे परशुराम जी के एक युक्ति याद आ रहा है. उन्होंने कहा था, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि. उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है. एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री फ्रंट. मैडम स्पीकर, आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है. 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है. इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं. एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एट द डॉन ऑफ दिस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है. जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड. इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब. ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी. And this did not remain isolated in 1947. When A.K. Anthony ji was the defense minister, it was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था. और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे. 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था. आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है. इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस. मैडम, रफाल की बात हो रही थी. द कंट्री रिमेंबर्स हाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन in an extremely irresponsible fashion tried to derail the acquisition of the all-important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our defense minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects.